Hello everyone, I am Reena Moore. I will teach you new chapter number 11. ये चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर है. फॉरेन एक्सचेंज रेट इंटरेस्टिंग के साथ साथ सीबीएसई के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, बहुत अच्छा चैप्टर है. चलिए हम स्टडी करते हैं वन बाय वन. फर्स्टली हम स्टडी करें व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज में क्या है, ऑल करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ ए गिवन कंट्री. जितनी भी करेंसी है एक डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, अपनी करेंसी के अलावा वो सारी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या होती है, इंक्लूड होती हैं. इवन हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी. आपको पता है क्या है, इंडिया की करेंसी इंडियन रुपीज़ है, सेम एज इट इज़. जो डॉलर है वो अमेरिका की है, पाउंड है वो किसकी है, ब्रिटेन की है, कुवैत किसकी है, दिनार की है. तो जो भी कंट्री होती है ना, हैव देयर ओन करेंसी विच आर रीडली एक्सेप्टेबल विद देयर रिप्रेजेंट. अब देखो इंडिया का जो रुपया है, रुपीज़ है, वो कहाँ चल रहा है, केवल एक्सेप्टेबल है इंडिया के अंदर. सेम एज इट इज़ यूएस डॉलर है, तो उसके अंदर जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वो करेंसी कहाँ की है, यूएस की है. तो उसके अलावा अगर यूएस डॉलर के अलावा यूएस में अगर कोई भी अदर करेंसी है, वो क्या कहलाएगी, वहाँ की फॉरेन एक्सचेंज. अब उसके बाद है हमारा टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन की करेंसी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज हमारी फॉरेन करेंसी को रिप्रेजेंट करता है. बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी कंट्री होती है उनके पास स्टॉक होता है, किसका, फॉरेन एक्सचेंज का. जैसे कि इंडिया के पास भी क्या है, स्टॉक है फॉरेन एक्सचेंज. तो उसके पास सेम एज इट इज यूएस के पास भी इंडिया का एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके द्वारा वो मेजरमेंट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. अगर हम देखिए भाई कोई भी एक करेंसी है दूसरी कंट्री के साथ क्या कर रही है, फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में सारी की सारी चीज़ मेजरमेंट है, कैसे एंटायर स्टॉक मेजर. तो उसमें क्या करेगा, जैसे कि एक अमेरिका का कोई पर्सन है, वो क्या करने लग रहा है, अपना गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है किसके अंदर, इंडिया के अंदर. तो अमेरिका वाले ने अगर अपना गुड्स है वो एक्सपोर्ट किया इंडिया में, तो इंडिया ने क्या किया है, इम्पोर्ट किया है. तो जब इंडिया गुड्स को क्या कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है, तो उसके पास इंडिया वाले के पास क्या है, इंडियन रुपीज़ है. लेकिन जो अमेरिका है, यूएसए है, उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए अपने देश की करेंसी. ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारा क्या होगा, हमारी जो इंडियन रुपीज़ है उसको सबसे पहले कन्वर्ट किया जाएगा यूएस डॉलर में, फिर उसके बाद उसकी पेमेंट कर दी जाएगी यूएसए एक्सपोर्टर फर्म को. क्लियर. तो फॉरेन एक्सचेंज हो चुका है बेटा. उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली रेफर करता है प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रेट. या फिर ये कहे एट विच वन करेंसी एक्सचेंज फॉर द अदर, एक ऐसा रेट जहाँ पर हमारी करेंसी एक्सचेंज होती है किससे, अदर करेंसी से. क्लियर. तो इसके अंदर बेसिक जैसे कि हमारा एक डॉलर हमें परचेज़ करना है, उसकी प्राइस कितनी है, अगर उसका ये कहे ₹40 है, अभी जैसे कि अभी प्रेजेंटली की बात करें तो वो कितना है, 70 है या 74 है, तो हम क्या कहेंगे, $1/70, ₹1 इक्वल टू $1/70. इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या कैलकुलेट हो जाएंगे, डॉलर्स कैलकुलेट हो जाएंगे. तो जब हम इसको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, $0.143. क्लियर. डॉलर का आप मार्क्स बना सकते हो. तो इसके अंदर बेसिकली यही होता है, इट रिप्रेजेंट. बेसिकली ये क्या कर रहा है, जो हमारा इंडियन रुपीज़ है वो जब हमने 1/70 किया है, तो वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, $0.143 को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक्सचेंज रेट को हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज जो रेट है उसको आप 2 वे से कर सकते हैं. फर्स्ट वे क्या है, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ सो मैनी यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. ठीक है, देखिए जैसे कि इसमें फर्स्ट वे तो ये है हमारा, वन वे तो ये है ₹$, इक्वल टू ₹40.
सेकंड वन क्या है, ₹1 कर दिया हमने, ₹1/40, ठीक है, डॉलर। तो हम क्या कर सकते हैं, दो वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने चीज़ों को। अब उसके बाद है आपका टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। और जो ये हमारा जो एक्सचेंज रेट है, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आपको मैंने अभी बताया था एक्सचेंज रेट है आपका 70, कभी ये 72 रुपीज़ हो जाता है, तो कभी 74, कभी 75 भी हो जाता है, और फिर एकदम 75 से 72 भी हो जाता है ना। तो ये जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है ईयर टू ईयर, इवन डे टू डे। तो बहुत सारे क्या है, बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज है एज दे आर फॉरेन करेंसी के अंदर। ये बेसिकली डिपेंड होता है किसके अकॉर्डिंग, फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है जो है टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। आपकी बेसिकली 3 मेन टाइप है। फर्स्ट वन इज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको हम पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। सेकंड वन इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। थर्ड वन इज मैनेज फ्लोटिंग, आल्सो नोन एज डायरेक्टिव फ्लोटिंग। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के। देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये रेट सिस्टम है जिसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफिशियली फिक्स कौन कर देगी, गवर्नमेंट कर देंगी या मॉनेटरी अथॉरिटी। जैसे कि हमारे यहाँ पे मॉनेटरी अथॉरिटी किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास है। तो वो डिसाइड कर देगी कि इतने गोल्ड के बदले में इतनी हमें फॉरेन करेंसी रिसीव हो सकती है, या तो इसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन है वो कौन ले रहा है, ऑफिशियल फिक्स कौन कर रहा है, गवर्नमेंट फिक्स कर रही है या फिर मॉनेटरी। तो कौन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके बेसिस पर रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, मार्केट फोर्स के बेस पर रिप्रेजेंट नहीं हो रही। तो बेसिकली आपके फिक्स रेट एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो भी कंट्री होती है वो वैल्यू ऑफ इस करेंसी फिक्स इन टर्म ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। कुछ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के बेस पर वैल्यू ऑफ करेंसी को वो स्टार्टिंग में क्या कर देती है, फिक्स कर देती है, ठीक है। जो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड होते क्या है भाई, वो आपके एक्सटर्नल स्टैंडर्ड गोल्ड भी हो सकते हैं, सिल्वर या कोई भी ऐसी प्रीशियस मेटल जिसके द्वारा इंटरनेशनली हम एग्री यूनिट ऑफ अकाउंट कर सकते हैं, ठीक है। एक इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। एक देखिए ये डायग्रामेटिक बताती हूँ। देखिए कि ये एक कंट्री है, सपोज कीजिए ये ए नाम की एक कंट्री है और ये क्या है, बी नाम की कंट्री है। तो ट्रेडर हैं, वो ट्रेडर क्या कर रहे हैं, दोनों ही कंट्रियों में बिजनेस कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, जब वो ट्रेडर ए कंट्री में जाते हैं बिजनेस करने के रिगार्डिंग, तो वो क्या करते हैं, ट्रेडर ए वहाँ जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि कपड़े का बिजनेस है तो वो वहाँ पर कपड़े बेचते, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, उनको वहाँ की करेंसी देंगे। तो जब उनके पास एक कंट्री की करेंसी इकट्ठी हो जाती है, ये होगी उनके पास करेंसी इकट्ठी। अब वो करेंसी को क्या करते हैं, करेंसी को कलेक्ट करते हैं और उस सारी की सारी करेंसी को किस में कन्वर्ट कर दिया, गोल्ड में कर दिया, गोल्ड में कन्वर्ट। अब उस गोल्ड को कन्वर्ट करके क्या करेंगे, वो बी कंट्री में चले गए बिजनेस करने के लिए, वही कपड़े बेचने के लिए, ठीक है। तो बी कंट्री में जाने के बाद क्या होगा, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, उनके पास क्या है, गोल्ड। गोल्ड को किस में कर देंगे, वहाँ की कंट्री में, क्योंकि यहाँ की करेंसी यहाँ पर यूज़ नहीं होगी, वहाँ की यहाँ पर। तो फिर जब उनके पास वहाँ की करेंसी, तो उस करेंसी में सारा का सारा बिजनेस करेंगे। फिर लास्ट में जब यहाँ से निकलेंगे तो फिर क्या करेंगे, वापस किस में कन्वर्ट कर लेंगे, वापस फिर से गोल्ड में। तो ये एक प्रोसेस चलती थी पहले के टाइम पे। इन अर्लियर टाइम एक्सचेंज रेट ऑफ ऑल कंट्री आर फिक्स अकॉर्डिंग टू द गोल्ड स्टैंडर्ड। तो सारा का सारा किसके अकॉर्डिंग होता था, गोल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो बेसिकली क्या है, इसके कारण क्या होता था, जब सारा गोल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता था, सारी चीज़ें फिक्स होती थी, तो इससे क्या होती थी, स्टेबिलिटी आ जाती है एक्सचेंज रेट कि हमें अगर मैं एक 1 गोल्ड कॉइन दे रही हूँ तो उसके बदले में मुझे इतनी करेंसी मिल रही है, यानी 40 यूनिट है या 40 कॉइन्स मिल रहे हैं मुझे उस कंट्री के, ठीक है, ऐसा कुछ है।
इससे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन हो जाता है। इट कंट्रीब्यूट द कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो पॉलिसी ऑफ कंट्री इन एन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड इकोनॉमी। सबके बीच में कोऑर्डिनेशन है। कैपिटल आउटफ्लो हो जाता था इजीली से। कहीं ना कहीं क्या होता था, इट प्रिवेंट, वो स्पेकुलेशन को क्या करते थे, स्पेकुलेशन का मतलब क्या है कि उनके माइंड में ये होता था कि भाई जब दाम क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है, तो दाम के बढ़ने पर वो अपने जितने भी मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी है अनादर देश की मैं उसको सेल आउट कर दूँगा। तो जब उनके एक फिक्स रेट है तो स्पेकुलेट सिचुएशन नहीं क्रिएट होती थी। इसके अलावा क्या होता था, एक्सपेंसेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हो गया था। कहीं ना कहीं इट प्रिवेंट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कोई ट्रांजेक्शन्स में होती ही नहीं थी। लेकिन इसके अंदर क्या होता था बेटा, डीवैल्यूएशन की सिचुएशन हो जाती थी। डीवैल्यूएशन इन द एक्सेस डिमांड। डीवैल्यूएशन मीन्स क्या हो जाता है बेटा, डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जब खुद की ही कंट्री क्या कर देती है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट, खुद ही रिड्यूस कर देती है वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी की गवर्नमेंट। किस सिचुएशन में, जब गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो सेंट्रल बैंक को भी एक क्या करना पड़ता था, फिक्स एक्सचेंज रेट का रिजर्व अपने पास रखना पड़ता था। और जब एक्सेस डिमांड होती थी तो डिवैल्यूएट करके उस सिचुएशन से वो जल्दी से जल्दी कवर अप करना चाहिए। जितने भी स्पेकुलेटर थे वो कैन नॉट बी हैक और फॉर लॉग, या वो क्या करते थे, वो नहीं पता था कि एक्सचेंज रेट तो क्या नहीं होगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो उसके कारण पे कई बार सिचुएशन बन जाती थी किसकी, डिफिसिट इन बीओपी। किसके कारण, क्योंकि एक लार्जर टाइमिंग तक डिवैल्यूएशन रहता था। तो बेसिकली फ्लो क्या होता था, बेनिफिट किसको होता था, बेनिफिट फ्रॉम फ्री मार्केट और डेप्रिड, और जिसके कारण क्या हो जाता है, अंडर वैल्यूएशन या फिर ओवर वैल्यूएशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी। क्लियर। तो इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर बेसिकली आपके फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आई। एक तो गोल्ड स्टैंडर्ड था, बताया था ना बेटा मैंने कि पहले के ज़माने में जो ट्रांजैक्शन होती थी वो गोल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती थी। कि आपका जैसे कि अगर मैं बात करूँ 1 पौंड है, 1 पौंड जैसे मैं ड्रा करती हूँ, 1 पौंड है वो इक्वल होगा आपके 5 ग्राम के, या फिर आपका क्या होगा $1 है 2 ग्राम के। तो इसके रिगार्डिंग यानी फिक्स कर दिया करते जाते थे। जो भी सेंट्रल बैंक होता था एवरी कंट्री का, वो फिक्स कर देता था। सेकंड वन था बेटा, इसी के अंदर आया था फॉरेन एक्सचेंज रेट के, आपके फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम यूएसए की एक सिटी है ब्रिटेन वुड, उसी के नाम पर इस सिस्टम का नाम रख दिया गया था ब्रिटेन वुड सिस्टम। अब क्या हो गया था, गोल्ड की जगह किसने रिप्लेसमेंट हो गई थी, ब्रिटेन वुड सिस्टम के अंदर क्या हो गया था, गोल्ड की जगह अब आ गया था यूएस डॉलर। यूएस डॉलर ने क्या ले ली थी, इसके अंदर जितने भी करेंसी है वो पैक कर दी गई थी, रिलेट कर दी गई थी किससे, यूएस की डॉलर से। ठीक है। तो इसके ये सिस्टम किसने भर दिया था, आईएमएफ ने ब्रिटेन वुड जो सिटी के अंदर एक मीटिंग ली थी, उसके अंदर क्या कर दिया, सारी की सारी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दी कि अब सारे ट्रेड किसके अंदर होंगे, यूएस डॉलर के अंदर हो जाएंगे, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। और जितने भी उसने क्या कर दिया था, क्योंकि क्या है, आईएमएफ क्या था, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन था इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में, तो उसने क्या किया था, प्रेशराइज किया था जितने भी कंट्रीज़ को कि आपको ट्रांजैक्शन करनी है किसके अंदर, यूएस डॉलर के अंदर। ये बातें थी जो मैंने आपको मैं राइट में नहीं थी लेकिन फिर भी बताई है। सेकेंड वन इज योर फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम किस पर डिपेंड होता है, आपका फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, फोर्स के अकॉर्डिंग, सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो फोर्स के अकॉर्डिंग होता रहता है, कभी बढ़ता रहता है घटता रहता है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो फोर्स है, सप्लाई एंड डिमांड है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट कोई भी आपके काम में दखलंदाजी नहीं करती है। तो इसके अंदर क्या हो जाती है, फ्लैक्चुएट फ्रीली, आराम से इजीली से जो करेंसी है वो क्या हो जाती है, फ्लैक्चुएट होती रहती है, इधर से उधर मूवमेंट होती रहती है।
इसका अनदर नेम आपको बता दिया, फ्लैक्सिबल का फिक्सेटिंग या फ्लोटिंग है, ठीक है, मूव होती रहती है। एक्सचेंज रेट आपका डिटरमाइन कैसे होगा, बहुत सारे बैंक है, इंटर ट्रांजैक्शन के लिए फर्म्स है, अदर इंस्टीट्यूशन है, वो सबसे पहले करेंसी को क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सही सही ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। तो ये था आपका फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। थर्ड वन इज योर फ्लैक्सिबल, सेम ही है बेटा, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, करेंसी को लेफ्ट कर दिया जाता है, करेंसी लेफ्ट कंप्लीटली फ्री, फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या क्या मेरिट्स क्या क्या है, देखिए पहले वाले की डीमेरिट्स थी कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस क्या रहता है, डिफिसिट रहता है, लेकिन इसका क्या हो जाता है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस डिफिसिट है या सरप्लस, वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट को कोई भी रिजर्व को क्या नहीं रखना पड़ेगा, अपने पास ज़्यादा रखना नहीं पड़ेगा। ऑप्टिमम रिजर्व एलोकेशन है, अच्छी तरीके से रिजर्व का क्या किया जाता है, अपने पास रखा, जितने की जरूरत है उतने के रखे रहेगी। फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम आराम से, कोई टेंशन नहीं है प्रॉब्लम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग। इससे क्या होगा, हमारा क्या है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है इकोनॉमी की, किसके रिगार्डिंग, टू अचीव द बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। डीमेरिट्स क्या क्या है, देखिए भाई इसके अंदर क्या हो जाता है, इंकरेज होता है स्पेकुलेशन को, क्योंकि हमारा जो रेट है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। तो जब जैसे कि आपकी स्टॉक मार्केट है ना, उसके अंदर कंपनी के रिगार्डिंग बढ़ेंगे बढ़ेंगे, तो उस चक्कर में जो स्पेकुलेटर है बहुत ज़्यादा क्या कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं गुड्स को, करेंसी को। जब वो बहुत ज़्यादा खरीद लेंगे तो मार्केट के अंदर क्या हो जाएंगे, करेंसी की आपकी क्या हो जाएगा, एकदम डिफिसिट हो जाएगी, तो फिर वो सेल करेंगे, तो इसके कारण सही सिचुएशन। वाइड फ्लैक्चुएशन है, जिसके कारण हैम्पर होता है बेटा फॉरेन टेबल आपके ट्रेड को और कैपिटल मूवमेंट बिटवीन द कंट्री। आपका इसके कारण इन्फ्लेशन प्रेशर भी बढ़ता है, प्राइस इम्पोर्ट गो अप ड्यू टू द डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कॉज बाय द डिफिसिट बीओपी, डिस्करेज हो रहा है इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल ट्रेड में। थर्ड वन इज जो मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, डर्टी फ्लोटिंग रेट सिस्टम। क्लियर। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, जो हमारा मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम है वो सिस्टम है जो डिटरमाइन होता है किसके द्वारा, मार्केट फोर्स के द्वारा, और उसके साथ साथ जो सेंट्रल बैंक है वो की पार्टिसिपेंट है, किस लिए है, कि स्टेबलाइज कर सके करेंसी को, ताकि इसलिए करेंसी को स्टेबलाइज करना चाहता है ताकि करेंसी की वैल्यू ना ही तो अप्रिसिएट हो ना ही डेप्रिसिएट हो। एप्रिसिएशन ऑफ डेप्रिसिएशन बेसिकली फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर होता है, फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। हमारा जो फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट मैनेजिंग फ्लोटिंग रेट सिस्टम है, डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। क्यों, क्योंकि सेंट्रल बैंक क्या कर देता है, खरीद लेता है या बेच देता है फॉरेन करेंसी को, किसके लिए, मॉडरेट एक्सचेंज मूवमेंट के लिए, जिससे ना ही तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो, अप्रिसिएट हो, ना ही डेप्रिसिएट हो। क्लियर। तो इसके अंदर वो क्या कर लेता है, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन होता है, सेंट्रल बैंक भी रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से इसके अंदर दोनों ही हाइब्रिड है, किस किस का, आपका फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का, प्लस इसके साथ साथ किसका है, आपका फ्लैक्सिबल, इसके साथ साथ मूवमेंट है सेंट्रल बैंक की, यानी फ्लैक्सिबल प्लस फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का। आपकी जो मैनेजिंग फ्लोटिंग है, जब वो सेल और परचेज फॉरेन करेंसी सेंट्रल बैंक करता है, वो एक लिमिट तक करता है, मैनेज विद इन द डिजायर्ड लिमिट। बेसिकली किस लिए करता है कि करेंसी की वैल्यू ना ही तो अप्रिसिएट हो ना ही डेप्रिसिएट हो। तो ये फ्लोटिंग ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आए, इसलिए वो सारी चीज़ें कर देता है। जब हमें क्या होता है, जब इंटरनेशनल मनी मार्केट में सेल या परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी होती है, जब एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर के अपॉन में नीड टू बी रिड्यूस है, तो सेंट्रल बैंक क्या कर देता है कि हमें अपने यूएस डॉलर को कम करना है, तो सेंट्रल बैंक के पास जितना भी रुपया होता है वो सप्लाई को मार्केट के अंदर कर देता है, अदर चीज़ें कॉन्स्टेंट रखता है। तो एकदम मार्केट के अंदर बहुत सारे यूएस डॉलर आ जाता है, जिसके कारण यूएस डॉलर की सप्लाई जब ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कब होगी, तो एकदम यूएस डॉलर की प्राइस क्या हो जाती है,
कम हो जाती है, जिसके कारण हमारी करेंसी की वैल्यू अप्रिसिएट हो जाती है। सेम एज इट इज़ हमारी, देखिए भाई हमने इसके अंदर बताया था डेप्रिसिएशन भी हो जाता है। डेप्रिसिएशन किस टाइम हो जाता है कि हमें एक्सचेंज रेट को बढ़ाना है, सेंट्रल बैंक क्या करिए डिमांड है यूएस डॉलर को, तो उस चीज़ में वो क्या कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करके अपने पास रख लेता है। मार्केट के अंदर डिमांड कम हो जाती, मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो उस सिचुएशन में डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो जाती है। ठीक है, तो अब उसके बाद है नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये टॉपिक आपका कट हो गया है, इसलिए मैंने दिया है। सीबीएसई बोर्ड ने जो अभी आपका 30% सिलेबस कट किया है उसमें ये कट हो चुका है, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब उसके बाद है नेक्स्ट वन इज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डिमांड। तो ये हम स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल संस्कार वीडियो लेक्चर। ओके बेटा, थैंक्स। अभी के लिए साइन ऑफ।